चलिए भाई, द स्मार्ट विजन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग जीएस के पार्ट के अंतर्गत मौर्योत्तर काल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक पिछले क्लास में हम लोगों ने मौर्य वंश के विषय में पढ़ा, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न भी थे, प्रश्न को भी देखा गया और उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी मैटर, उसमें और क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। आज उसी क्रम में अगला जो टॉपिक हमारा है, अगला जो है आपका, तो वो क्या है, मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्यों के बाद का जो समय था। मौर्य के बाद की क्या स्थिति थी भारत के उसमें इतिहास के अंतर्गत, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। इस पे भी हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्नों के माध्यम से, प्रश्नों को भी लेकर चलते हुए, और उसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीजें और भी इससे जुड़ी हुई हैं उसका भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे उल्लेख करते हुए चलेंगे। ठीक भैया, पहले तो हम ये जान लेते हैं मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हम किन किन चीजों को पहले देखते हैं। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत भाई कौन कौन से राजवंश थे जिसके विषय में प्रश्न बनते हैं और उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें भी अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एक नाम आता है, एक विदेशी आक्रमणकारी और भारतीय दोनों की बात होती है। ठीक है सर, एक मिनट सर। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं किसके किसके विषय में। सबसे पहले क्या है, कुछ विदेशी आक्रमणकारी, भारत में विदेशी आक्रमणकारी आए हुए थे। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत कुछ विदेशी राजवंश थे या विदेशी आक्रमणकारी आए जो भारत में आके क्या कर गए, यहीं पर वो रुक गए और बस गए। ठीक है, राधे राधे भैया, राधे राधे कृष्णा जी। ठीक है, अब इन विदेशी राजवंशों में कौन कौन से थे, विदेशी राजवंशों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले कौन 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 आए थे। सबसे पहले आए थे हिंद यमन, हिंद यमन, इंडो ग्रीक, हिंद यमन सबसे पहले यहां पर आए हुए थे। ठीक है, फिर दूसरा जो राजवंश विदेशी आक्रमणकारियों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, उसमें दूसरे जो आते हैं वो कौन आते हैं, शक की बात करते हैं। तीसरे कहते हैं पहलव की बात, पहलव वंश। और एक और राजवंश का नाम आता है जिसको कहते हैं कुषाण वंश, कुषाण वंश। ठीक है, ये जो राजवंश थे, ये राजवंश भारत के कुछ अलग अलग भागों पर उन्होंने क्या किया था, शासन स्थापित किया था। कब किया था, ये घटना मौर्यों के बाद की थी, मौर्यों के बाद की ये घटना थी। ठीक भैया, जी भैया। सर आपके कल नहीं हुआ था क्लास? जी भैया, कल क्लास आपका कुछ कारणों से रुक गया था। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग रेगुलर क्लास आपकी चलती रहेगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दूसरे जो आक्रमणकारी थे, मतलब दूसरा जो राजवंश की बात करते हैं, जो भारतीय राजवंश हुआ करते थे, तो भारतीय राजवंश की अगर हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते थे, शुंग वंश,
शुंग वंश, कण्व वंश और एक दक्षिण भारत का राजवंश था जिसे आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है। तो आपका जो है ये कुछ प्रमुख राजवंश है जो मौर्यों के बाद, अब जो हम लोग प्रश्न की बात करेंगे वो इन्हीं में से आपका प्रश्न उठेगा, इन्हीं राजवंशों में से ही प्रश्न रहता है और इन्हीं राजवंशों के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे आगे देखते हैं। ठीक, ठीक भैया। डेली टाइम क्लास होगी क्या? क्लास नहीं, टाइमिंग आपकी सेम रहेगी, ठीक है, बस केवल आज के लिए थोड़ा सा पहले हुआ है। जी जी, चलिए तो आगे हम देखते हैं। अब इसी के आधार पर आपको प्रश्न देखना है कि जो प्रश्न बने हुए हैं वो इसी के आधार पे आपके इन्हीं राजवंशों में से प्रश्न उठते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों की क्या करेंगे यहाँ पे चर्चा करते हैं। पहला क्या है? पहला प्रश्न आपको ध्यान रखना है, क्रम मिलाने के लिए आया हुआ है। कौन सा प्रश्न है? पहले है डेमेट्रियस वंश। कुछ वंशों में राजवंशों की बात किया गया है। डेमेट्रियस, तो डेमेट्रियस जो था किस राजवंश का शासक था? देखिए अभी वही हमने बताया, पहला वंश, कुषाण वंश, हिंद, यूनानी, शक, अभी चर्चा किया था अभी हमने, ठीक है। तो इसमें पूछा एक तरफ शासक है और एक तरफ क्या है वंश है, तो कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डेमेट्रियस की बात करते हैं तो माना जाता है डेमेट्रियस जो था वो हिंद यवन शासक था। कौन शासक था? इंडो ग्रीक शासक। इसको हम ले लेते हैं किस पे? हिंद यवन, ठीक भैया, हिंद यवन। उसके बाद एक नाम आता है रुद्रदामन। रुद्रदामन जो शासक था वो शक क्षत्रप था। कहाँ का था? गुजरात क्षेत्र का था, गुजरात की तरफ का था। और इसने, इसी का एक सबसे प्रसिद्ध अभिलेख मिलता है जिसे क्या कहा जाता है? जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और इसी में जब हम मौर्य वंश पढ़ा रहे थे उसी समय हमने ये बताया था कि भाई आप उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का दोनों का एक साथ जो उल्लेख मिलता है वो इसी के किस में मिलता है? अभिलेख में मिलता है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग राकेश जी, गुड मॉर्निंग भैया, ठीक। तो रुद्रदामन किस कौन शासक हुआ? शक शासक हुआ। एक शासक है गोंडो फर्नीज। गोंडो फर्नीज पहला शासक का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ करता था, ठीक है। तो गोंडो फर्नीज किस वंश का शासक है? पहला वंश का। और विम कटफिसस का नाम आता है वो कुषाण वंश का है। इस आधार पर आप लोग देखिए आंसर आप लोगों का सी आया है। देखते हैं कौन सा आया है। ए का 3, ए का 3, ये सी वाला, वेरी गुड। तो ए से एक से ही ऑप्शन मिल गया आपका, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? सी। बहुत अच्छे भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो पहले थोड़ा सा सिक्कों के विषय में समझ लेते हैं, स्वर्ण सिक्कों की बात। तो एक प्रश्न ये बनता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? एक प्रश्न तो आपका ये बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे पूछा क्या गया है? नियमित उपयोग के लिए, मतलब बराबर रेगुलर उपयोग के लिए जो किया था, प्रयोग किया था, वह किसने किया था? तो आप लोग ये पहले दिमाग में रख लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम सोने का जो सिक्का जारी हुआ था, सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था? हिंद यवन शासकों ने किया था। शासक हिंद यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया? हिंद यवन शासकों ने किया। लेकिन अब कभी पूछ लिया जाता है हिंद यवन शासकों में किसने किया? इंडो ग्रीक शासकों में अगर पूछा जाए किसने किया तो यहां पे एक नाम आ जाता है। कुछ लोग मानते हैं, माना जाता है कुछ इतिहासकारों के अनुसार मिनांडर ही पहला शासक था जिसने
सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, मिनांडर। स्ट्रैबो द्वितीय ने भैया शीशे के सिक्के जारी किए थे, सोने के सिक्के नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, स्ट्रैटो द्वितीय जो था वो शीशे के सिक्के जारी करने वाला हिंदू पहला शासक था। ठीक, चलिए अब इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन कर देखते हैं नियमित उपयोग के लिए, तो नियमित उपयोग के लिए आपका ऑप्शन कौन सा है? विम कटफिशस। विम कटफिशस शासक था जिसने नियमित उपयोग के लिए सोने के सिक्के जारी किए थे। तो राइट आंसर ए आपका सही हुआ। ठीक भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क का किस सन में राज्याभिषेक हुआ था? यही प्रश्न आपका यहां पर पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 78 ईस्वी में कनिष्क ने राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक मतलब शासक हो बना, और इसी के उपलक्ष्य में, इसी राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में माना जाता है कि उसने एक संवत का उपयोग किया और वो बहुत चर्चित संवत हुआ, और जिस संवत का नाम है शक संवत। माना जाता था कि अब ये बात आई कि भाई शक संवत क्यों कहा गया, वो तो कुषाण शासक था, तो शक संवत क्यों कहा गया? तो यहां से प्रश्न उठ जाता है कि जो शक संवत है ये शुरुआत इसका शकों ने किया, लेकिन उसका कोई ज्यादा मतलब चर्चित नहीं था, कोई प्रचलन नहीं था। बाद में इसी को व्यवस्थित रूप से किसने शुरू किया? 78 ईस्वी में कनिष्क ने शुरू किया, और यही आपका क्या है, इसीलिए इसको शकों के नाम से जाना गया, और शक शासक वहां पे शक संवत के नाम से इसे कहा जाने लगा। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हुआ? 78 ईस्वी। तो इसमें कौन सा आंसर है? डी। कौन सा आंसर है भैया? डी। तो आपका कौन सा? तो यहां पे एक चीज और पूछ लिया जाता है कभी कभी कनिष्क के विषय में, आगे प्रश्न मिलेगा भी और हम लोग चर्चा उस पर करेंगे कि अगर देखा जाए सबसे पहले बुद्ध के मूर्ति के रूप में या उनके चित्रांकन के रूप में जो सिक्कों पर सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो इसी कनिष्क के सिक्कों पर ही उल्लेख मिलता है, और जिसपे क्या है बुद्धाय करके उस पर लिखा गया और बुद्ध की आकृति उस पर बनी हुई है। ठीक है, तो इसके विषय में भी प्रश्न बनते हैं, ज्यादा प्रश्न बनते हैं, इस पे आपको भी ध्यान रखना, आगे प्रश्न है इसलिए यहाँ पे डिस्कस हम लोग ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है विक्रम संवत और शक संवतों में कितना अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है, यही प्रश्न उठा है। तो पहले हम जानते हैं कि विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ, पहले ये जान लेंगे। संवत, विक्रम संवत कब स्टार्ट माना जाता है? तो ये माना जाता है कि 57 ईसा पूर्व, ईस्वी स्टार्ट होने के 57 वर्ष पहले, 57 ईसा पूर्व में ये उल्लेख कहाँ मिलता है? एक उल्लेख मिलता है एक जैन धर्म की पुस्तक है, कालकाचार्य करके है, और उसमें इसका उल्लेख मिलता है कि 57 वर्ष ईसा पूर्व मालवा का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम है विक्रमादित्य। उसने शकों को पराजित करके अपने क्षेत्र से भगा दिया, और उसी के उपलक्ष्य में उसने एक संवत चलवाया जिसे विक्रम संवत कहा गया। ठीक है, तो विक्रम संवत जो स्टार्ट किया माना जाता है वो 57 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 58 मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट जो आपका है वो 57 ईसा पूर्व ही है, कहीं कहीं 58 मिलता है। ठीक है, वो प्रश्न के अकॉर्डिंग बन गया है कि जैसे आयोग ने प्रश्न पूछ लिया नजदीकी उत्तर 57 है तो 58 दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने 58 मान लिया, लेकिन मुख्य रूप से आंसर माना जाता है 57 ही। ठीक है, तो यहां पे ये 57 ईसा पूर्व हुआ। दूसरी चीज, जब शक संवत की बात करते हैं तभी अभी हमने बताया शक संवत 78 ईस्वी में है, ध्यान रखना है, ये बीसी है और ये एडी है, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 57 वर्ष पहले और 78 वर्ष बाद, अगर जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, तो जो अंतर आएगा वो अंतर कितना आएगा, आप सीधे ऐड करेंगे तो 135 आपका आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या है? 135, 135 वर्ष। जी भैया, 135 वर्ष राकेश जी, 135 वर्ष सही आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये
कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंकित करें। ठीक है, पहला क्या है? अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। अब आंसर आपको बताना कौन कनिष्क के समकालीन था। प्रश्न आपका यही बताना है कि कनिष्क के समकालीन कौन था। तो कनिष्क के समकालीन ध्यान रखना आपको, कनिष्क जब शासक बनता है तो कनिष्क पहला शासक था जिसने उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतते हुए उसका जो क्षेत्र था वो कहां तक चला गया था? चीन के क्षेत्र पर भी उसने आक्रमण किया था। लेकिन हालांकि माना जाता है कि पांचाऊ जो चीन का सेना, हान वंश का जो शासक था, उसका सेनापति था पांचाऊ ने कनिष्क को पहली बार पराजित किया है और फिर बाद में ह्वेनसांग का उल्लेख मिलता है कि दूसरी बार कनिष्क ने उसको जीत लिया था उस क्षेत्र को। और उसी कारण माना जाता है कि जो मध्य एशिया के रेशम का जो मार्ग था, रेशम मार्ग पर कनिष्क का क्या था? अधिकार था। किसका अधिकार था? कनिष्क का। कनिष्क का अधिकार था। ठीक भैया, रेशम मार्ग पर। इसी कनिष्क के शासन काल में चौथी या चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत भी किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में। और उसी चतुर्थ बौद्ध संगीत में अश्वघोष उपाध्यक्ष के रूप में शामिल थे और वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष के रूप में शामिल थे। वसुमित्र क्या थे? अध्यक्ष के रूप में शामिल थे और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष के रूप में उसमें शामिल हुए थे। माना जाता है कि अश्वघोष जो थे, अश्वघोष को उसने क्या किया था? ये पटना का जो क्षेत्र था वहां से उनको बुलाया था। वह अश्वघोष ही पहले ऐसे बौद्ध विद्वान हैं जिन्होंने बौद्ध की जो पुस्तक लिखी, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक, वो संस्कृत भाषा में लिखी है। तो संस्कृत भाषा के आदि कवि के रूप, मतलब बौद्धों से संबंधित कवि के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, वसुमित्र भी बौद्ध से संबंधित ही थे। ये दोनों क्या थे? कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। इसी के साथ साथ और कुछ नाम आता है, जैसे एक नाम आता है चरक का नाम आता है। चरक का भी नाम, चरक भी कनिष्क के दरबार संबंधित थे। रही बात कालिदास किसके संबंधित थे? गुप्त काल संबंधित थे। और कंबन जो थे दक्षिण भारत से थे। चोल वंश से संबंधित थे कंबन। ठीक है, दक्षिण भारत के चोल वंश से संबंधित थे। ठीक भैया, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? 1 और 2। 1 और 2 जो आंसर होगा वही आपका सही होगा। राइट आंसर सी। वेरी गुड, सी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, जिस समय विदेशियों ने भारत पर आक्रमण, जैसे शक, हिंद, यवन, शक, कुषाण, इन सबका जब भारत पर आक्रमण होना शुरू हुआ था तो ऑलरेडी ये भारत से बाहर से आए हुए थे। तो भारतीय जो धर्म सभ्य, जो वैदिक धर्म सभ्यता थी, वो धीरे धीरे उसमें क्या था? उसमें मिलावट आने लगी। जो विदेशी थे वो अपने अनुसार शासन चलाते थे, अपने धर्म, अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित करते थे। और इसीलिए क्या है, वहाँ पे जो वैदिक धर्म था उसमें क्या था? उसमें बदलाव होना शुरू हो गया। लोग डर की वजह से विदेशी जो धर्म थे, जो मानने वाले थे, उसको अपनाना शुरू किए। लेकिन उसी बीच में एक वंश आता है भारत में जिसको कहते हैं सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश को माना जाता पूर्णतः वो ब्राह्मण धर्म का वंश था। ब्राह्मण धर्म का मतलब वैदिक धर्म से जोड़कर आता था। और उसी धर्म का उसी वंश का एक सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी होता है उसी वंश का। और उसने लगभग पूरे क्षेत्रों को विजित किया और विजित करने के बाद फिर से वैदिक धर्म की क्या किया? स्थापना किया और ब्राह्मण धर्म को फिर से पुनर्जीवित किया वहां पे। इसीलिए इसे कहा गया वर्ण व्यवस्था का रक्षक। इसकी उपाधि रखी गई वर्ण व्यवस्था का रक्षक। ठीक है, तो यह आंसर आपका क्या हुआ? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक भैया, चलिए राइट आंसर सी। अगला देखते हैं।
कुछ राजवंश है और उनके द्वारा जारी की गई धातुएं, इसमें आपको बताना है, लेकिन पूछा गया सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। आपको यहां ध्यान रखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक है आपका कुषाण वंश। क्या कुषाण वंश के शासकों ने स्वर्ण और तांबे सिक्के जारी किए थे? दूसरा है गुप्त वंश के शासकों ने स्वर्ण और रजत के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश के शासकों ने स्वर्ण जारी किए थे, स्वर्ण सिक्के। और कलचुरी वंश के शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र सिक्के जारी किए थे। इसमें से कौन नहीं सुमेलित है? आपको नहीं बताना है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी। क्यों? क्योंकि यही आपका गलत है, क्योंकि सातवाहनों के स्वर्ण सिक्के नहीं मिलते। सातवाहनों ने माना जाता है कि उसी के आधार पर इन्होंने एक शीशे के सिक्के जारी किए थे। सातवाहनों को जो सिक्के मिलते हैं रजत के मिलते हैं, रजत मतलब चांदी के, ताम्र के मिलते हैं, तांबे के मिलते हैं, शीशे के मिलते हैं, पोटीन मतलब मिट्टी से जोड़कर बनाए गए सिक्के थे, मिट्टी से पका के पोटीन के सिक्के मिलते हैं। ये सब सिक्के क्या है? सातवाहनों के मिलते हैं, लेकिन क्या है, इसमें स्वर्ण सिक्के सातवाहनों के प्राप्त नहीं होते। इसीलिए राइट आंसर आपका क्या हुआ? सी। बाकी अन्य जो है सब सभी सुमेलित है। ठीक भैया, चलिए आगे देखते हैं। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, भारतीय तथा संश्लेषण मतलब एक मिश्रण के रूप में है। भारतीय तथा फारसी कला, भारतीय तथा चीनी कला, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला, भारतीय तथा यूनानी कला। तो अब कनिष्क की बात फिर करेंगे। कुषाण शासक, कुषाण शासक कनिष्क ने भारत में 2 कला शैलियों का विकास हुआ था उसके समय में। 2 कला शैली, कला शैली किसके समय में? कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में 2 कला शैली का विकास हुआ था। एक कला का नाम था मथुरा कला और दूसरी शैली का क्या नाम था? गांधार कला। गांधार कला। 2 कला शैलियों का उसके समय में विकास होता है, और जिसमें इन्हीं कला शैलियों में पूछा गया है कि गांधार कला शैली की बात की गई है। अब कुछ चीजें, कुछ पॉइंट हम यहां समझ लेते हैं मथुरा कला की, और कुछ पॉइंट समझ लेते हैं गांधार कला की क्या क्या विशेषता थी। पहली चीज जानिए, जो मथुरा कला की कला शैली थी, ये पूर्णतः भारतीय थी। इसमें जो था प्रभाव जिसका था, पूर्णतः भारतीय प्रभाव था। भारत का मतलब भारतीय प्रभाव, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के देवी देवताओं का प्रभाव हुआ करता था। और इसी मथुरा कला में ही सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति प्राप्त होती है। बुद्ध की मूर्ति जो बनी हुई थी वो इसी कला शैली में बनी थी। सर्वप्रथम यही बनी थी मथुरा कला शैली में। मथुरा कला शैली में ही विष्णु की मूर्ति, शिव से संबंधित मूर्ति, कई मतलब जो हिंदू देवी देवता थे और जैन धर्म से भी संबंधित मूर्तियां मथुरा कला के माट से प्राप्त होती हैं। मथुरा में ही माट नामक का स्थान है, वहां से प्राप्त होती है। तो ये शैली जो थी उस समय की थी। मतलब ये कुछ प्रमुख इसके क्या थे? महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए जो बुद्ध की मूर्तियां बनती थी वो किस पत्थर से बनती, ये बहुत पूछा जाता है। तो लाल बलुआ पत्थर किससे बनती थी मथुरा कला की? लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से बनती थी। अब रही बात गांधार कला की, हम बात करते हैं। तो पहली चीज, गांधार कला पर पूरी तरह से भारतीय और यूनानी प्रभाव था, या इसको इंडो ग्रीक कहते हैं। यूनानी और भारतीय प्रभाव था। मतलब जो यूनानी के जो देवता होते थे उनकी जिस प्रकार आकृतियां बनाई जाती थी वो सारी आकृति उसी प्रकार जोड़ कर, जैसे वहां के देवताओं में मूछें भी होते थे, पारदर्शी वस्त्र होते थे, ठीक है, पैरों में चप्पल होते थे, एकदम जो कंधे होते थे सुडौल हुआ करते थे। उसी प्रकार बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। कहां पर? गांधार कला शैली में भी। ठीक है, तो इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। यहां के जो मूर्तियां बनी हुई हैं किसकी बनी हुई हैं? तो ये जो मूर्तियां बनी हुई हैं वो काले स्लेटी पत्थर से बनी है। किससे? काले स्लेटी पत्थर से बनाए गए हैं। काले स्लेटी पत्थर से ये मूर्तियां यहाँ की बनाई गई हैं। और इसी कारण
और एक चीज और है, कभी कभी पूछ लेता है, अक्सर आप लोग देखते होंगे, कभी सीरियल देखें या पौराणिक कहानियां अगर उस तरह उसमें देखते हैं कि जो जब ईश्वर का कोई चित्र दिखाता है तो ईश्वर के उसमें दिखाता है, जिसको चाहे विष्णु दिखाया चाहे जिसका, तो पीछे एक प्रभा मंडल दिखाता, मतलब एक घूमता हुआ चक्र जैसे दिखता, प्रभा मंडल उसे बोलते हैं। तो प्रभा मंडल के जो शुरुआत हुई वो कनिष्क के काल में ही, और वो भी मथुरा कला से ही प्राप्त होती है। मतलब इस प्रकार दर्शाया गया उसमें कि पीछे क्या है, प्रभा मंडल दिख रहा है। ठीक है, उस प्रकार दिखाया जाता है। और इस कला शैली में ये यूनानियों का पूरा प्रभाव रहता था, इसलिए इसे इंडो ग्रीक शैली या भारतीय यूनानी शैली कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, डी आंसर। वेरी गुड भाई। ठीक है, चलिए कुछ कथन और कारण के प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था। मतलब सातवाहन वंश में संस्कृत भाषा के साथ साथ अन्य जो भाषाएं हैं उसमें प्राकृत भाषा और लोक भाषाओं का क्या हुआ था, विकास हुआ था। क्या यह सही है? प्रश्न यही है। दूसरा है, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर दोनों सही है, एक सही है और आर भी सही है, और आर जो है एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ये ए वाला आंसर आपका सही उत्तर है। तो माधव जी बहुत अच्छे भाई, बहुत सुंदर। कृष्णा जी बहुत अच्छे। आंसर क्या है, ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ अभिलेख है, एक तरफ शासक। कौन सा अभिलेख किस शासक संबंधित नहीं है, यही पूछा है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी का है, ये सही है। हाथी गुफा अभिलेख एक कलिंग के शासक थे, चेदिवंश के शासक थे खारवेल, और खारवेल का ही जो उड़ीसा में स्थित है वो वहीं पर क्या है, हाथी गुफा अभिलेख है। ठीक है। भितरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन अभी हम लोगों ने बताया, जिसको जूनागढ़ अभिलेख भी गिरनार को कहा जाता है। आंसर आपका कहाँ क्या है, यहाँ पे जो नहीं सुमेलित है वो है आपका भितरी। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि भितरी जो है, भितरी अभिलेख ये गुप्त शासक अस्कंदगुप्त का है। किसका है? अस्कंदगुप्त का। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में स्थित है भितरी। वहां पे अस्कंदगुप्त के विजयों का उल्लेख उसमें मिलता है। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के में एक एहोल प्रशस्ति है, एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति है जिसको लिखा था किसने? रविकीर्त ने। रविकीर्त ने इसकी रचना की थी, इस एहोल प्रशस्ति की। ठीक भैया, तो आंसर आपका क्या हुआ? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख की शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, यह अभी चर्चा हो भी गई भाई जी, गुप्त शासक के है। अभी चर्चा इसकी हम लोगों कर दिया। कौन था? खारवेल। खारवेल के विषय में उल्लेख करता है। और खारवेल जो है वो, इसमें प्राप्त क्या होता है, पहली चीज ध्यान में रखना है कि इसमें प्राप्त क्या होता है, क्यों ये विशेष है। तो पहली चीज जान लीजिएगा, इसी हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहले जो अभिलेखी साक्ष्य है वो कौन सा है? उसमें भारत वर्ष का उल्लेख है। भारत वर्ष का उल्लेख जो होता है सबसे पहले इसी हाथी गुफा अभिलेख में प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ सबसे पहले नहरों, नंदों और जैन मूर्ति का जो उल्लेख मिलता है वो इसी अभिलेख में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। मतलब भारतवर्ष का जो अभिलेखी साक्ष्य है, ठीक है, अगर भारतवर्ष की पूछा जाए कहां पे अभिलेखी साक्ष्य मिलता है, तो इसका जो भारत का नाम भारतवर्ष कहा गया, सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य यहां है। नहरों का, नंदों का और जैन मूर्ति का, इन तीनों का जो है अभिलेखी साक्ष्य खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से ही प्राप्त होता है। ठीक भैया, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? खारवेल। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शाला में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था?
कहने मतलब वही पीछे अभी हम लोग जो चर्चा किया कि मथुरा कला की जो बुद्ध की मूर्तियां बनती थी वो किस पत्थर से बनती थी, प्रश्न वही आपका पूछा है। ठीक है, तो संगमरमर, स्लेट पत्थर, ग्रेनाइट अभी हमने बताया था। मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर, मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर मूर्तियों के विषय में हम लोगों ने यहाँ पे बताया। इसका भी कुछ कारण था, जैसे जब हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं मध्यकाल, जब पढ़ेंगे तो मध्यकाल में आप देखते हैं जैसे आगरा का लाल किला क्यों कहा गया, दिल्ली का लाल किला क्यों कहा गया, तो उसका कारण था। कुछ कारण ये था कि जो पठारी एरिया है, कहने में मथुरा, उधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब जो बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर की मात्रा ज्यादा है। और यही सब कारण थे कि जब वहां जो शासक थे, जो लोग बनवाते थे, उनको सुविधा होती थी पत्थरों से बनवाने में, मतलब पत्थर को प्राप्त कर लेते थे नजदीकी में। इसी कारण यहाँ पर भी जो सर्वाधिक क्या थे, लाल बलुआ पत्थर के क्षेत्र थे, और वहां से उसको प्राप्त करने में आसानी हुई। और इसी कारण बुद्ध की मूर्तियां और जो भी आगे बहुत सारे बनाए गए हैं, स्थापत्य जो बनाए हुए हैं, उन सब पे भी ज्यादा से ज्यादा आप देखें लाल बलुआ पत्थर का प्रभाव पड़ता है। कुछ पर विशेष करके आपका क्या है, संगमरमर और अन्य का प्रभाव मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है, डी। अगला प्रश्न है, कर्ण वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार। एक चीज ध्यान रखना भाई, जो छोटे छोटे राजवंश हैं हिस्ट्री के, उन राजवंशों के क्रम को तो जरूर याद करिए। जैसे चाहे 4-5 शासक तक ही जहां उल्लेख है उनकी बात हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, देखिए इसमें 4 ही शासक हुए थे, इसमें 4 ही शासक हुए थे, इस चीज दिमाग में आपको रखना है। अब जब 4 शासक हुए थे तो अब चारों में आपको क्रम को अक्सर पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें क्रम पूछ लेगा। ठीक है, तो पहला शासक कौन हुआ था, वसुदेव हुआ था। तो पहले ऑप्शन देखिए कहां से स्टार्ट है, पहला चारों में है। अंतिम कौन था, सुशर्मन था। अब देख लीजिए भाई 4 कौन किस किस में है, लास्ट में, तो 2 में ए और बी में आ गया। ठीक है, ए और बी में आ गया। इसके बाद पूछता है कि तीसरा शासक कौन था, तीसरा शासक, तीसरे शासक की बात करें या दूसरे शासक की बात करें, तो राइट आंसर क्या है आपका, ए। भूमित्र तीसरा शासक था, नारायण दूसरा शासक था। ठीक भैया, राइट आंसर ए। क्लियर, चलिए। 2 अश्वमेध यज्ञ निम्न में से किसने संपन्न किया, पूछा गया है कि कौन शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, दशरथ, स्कंदगुप्त। तो ध्यान रखना है, अगर हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त में के सिक्कों पर भी अश्वमेध प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर भी अश्वमेध प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं, मतलब उसमें इसका मतलब उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। लेकिन प्रश्न यहां पर है 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 प्रश्न पूछा गया है, तो इसका मतलब तो उसका केवल सिक्कों पर ही उल्लेख मिलता है उसने किया था, लेकिन ये नहीं मिलता कितना किया था। ठीक है, लेकिन उसमें एक शासक की बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य वंश के बाद जस्ट आता है। बृहदत्त की हत्या करके इसने शुंग वंश की नींव डाली थी, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, और उसी के नाम पर इस राजवंश का नाम ही पड़ गया शुंग वंश या शुंग वंश, शुंग काल। ठीक है, इसी के एक 9वें शासक थे जिसका नाम, इसी के एक अयोध्या के राज्यपाल हुआ करते था जिसका नाम था धनदेव। धनदेव, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से, अयोध्या अभिलेख से, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से क्या प्राप्त होता है, उल्लेख इसमें मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और उसके जो पुरोहित थे, 2 अश्वमेध की बात होती है, और ये पुरोहित माना जाता था कि उस समय गोनर्द वंशी जो थे पतंजलि थे। इसका मतलब पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पतंजलि और एक जो मनुस्मृति के रचयिता माने जाते मनु, वो दोनों भी इसी के समकालीन थे। ठीक है, और पतंजलि जो थे इसके राजपुरोहित थे। पतंजलि जिन्होंने योग दर्शन को प्रतिपादित किया है, योग दर्शन को जिन्होंने प्रतिपादित किया, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, बी। मालविकाग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र
किस राजवंश से संबंधित है? पहली चीज जानिए, मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है, पहले तो ये जान लीजिए। और इसमें उल्लेख किसका है? तो इसमें क्या है, ये कालिदास की रचना है, कालिदास का ये नाटक है। इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रणय कथा का क्या है, उल्लेख मिलता है। तो अग्निमित्र किस वंश के शासक थे? तो जब हम शुंग वंश के क्रम को पढ़ते हैं तो उसी में पुष्यमित्र शुंग के बाद, पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक होता है, अग्निमित्र शासक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वसुमित्र होते हैं, उसके बाद को मिलाकर 10 शासक टोटल होते हैं। तो इसमें अगर क्रम यही पूछा गया कि किस राजवंश से संबंधित था, इसका मतलब पुष्यमित्र शुंग किस वंश से था? पुष्यमित्र शुंग जो था शुंग वंश से था, शुंग वंश का संस्थापक था, उसका पुत्र जो था अग्निमित्र था। तो कौन सा वंश हो गया? शुंग वंश हो गया, ठीक भैया। कौन सा वंश हो गया? शुंग वंश। राइट आंसर बी। सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख किसमें मिलता है? सातकर्णी प्रथम की बात हो रही है, गौतमीपुत्र सातकर्णी दूसरा है, सातकर्णी प्रथम की बात। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सातवाहन शासक ऐसे शासक थे जो अपने जिनकी जो नाम होते थे उनकी माताओं के नाम से जुड़े हुए होते थे, ठीक है, उनकी माताओं के नाम से जुड़े हुए होते थे। और अगर देखा जाए सातवाहन सत्ता को स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण जो शुरुआती दौर पे जिसका योगदान आया था वो सातकर्णी प्रथम का ही आया था। सातकर्णी प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी अप्रतिहत चक्र। इसको दक्षिणा पथ स्वामी कहा जाता था, दक्षिणा पथ स्वामी भी इसे कहा जाता था, ठीक है। और इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था नागनिका, और इसी का एक अभिलेख था, इसने एक अभिलेख लिखवाया था और उस अभिलेख का नाम था नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख, इसी नानाघाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञों के साथ साथ 18 वैदिक यज्ञ और अन्य बहुत सारे यज्ञों को क्या किया था? संपादित किया था, ये उल्लेख मिलता है। और इसी के साथ साथ एक जानकारी महत्वपूर्ण और है कि इसी नागनिका के नानाघाट अभिलेख में पहली बार भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो भूमि दान देने का उल्लेख जो मिलता है वो पहली बार यही मिलता है, भूमि दान का उल्लेख, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा जाता है पहली बार भूमिदान का उल्लेख कहाँ मिलता है? पहली बार भूमिदान का उल्लेख नागनिका के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, ठीक भैया। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी के राजचिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक था। ध्यान रखना है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के जो राजचिन्ह है, मतलब उसके जो सातवाहन वंश से जो राजवंश चिन्ह थे, ए लग रहा था। तो एक तो सही है भाई, आपका आंसर यही था, ठीक है, सातकर्णी जी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के राजचिन्ह से युक्त जो मुद्राओं की बात किया है, एक इसके विषय में थोड़ा सा जानिए कि एक शासक हुआ करता था, उसी के समकालीन गौतमीपुत्र सातकर्णी के समकालीन था नहपान। एक चीज ध्यान रखना आपको, इसकी जब थ्योरी की क्लास डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो आप ऐप पे आइएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हम यहाँ पे नहीं बता सकते। तो इसकी डिटेल सारी चीजें अगर हम लोग पढ़ना होगा तो ऐप पे सारी क्लासेज आपको मिलेंगी, ठीक भैया। तो नहपान था, नहपान शक शासक था, नहपान शक शासक था। और इसी को पराजित करके, शक शासक नहपान को पराजित करके नहपान ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उसी की परिवर्तित रूप, मतलब उसी के अनुरूप पे, उसी तरह सातकर्णी ने भी अपने सिक्के जारी किए थे। तो कहने का मतलब नहपान के और गौतमीपुत्र सातकर्णी के सिक्के मिलते जुलते थे, और इसी कारण वही चीज पूछा गया है कि राजचिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक मतलब किससे जुड़ा हुआ था। तो इसके जो सिक्कों का जो वहां पे जो मुद्रालय था जहां पर बनाए जाते थे वो सारी चीजें
ऐप पर गए थे सर, कोई क्लास नहीं थी। ठीक है, क्लियर है। तो क्या है, शक शासक जो था, शक शासक नहपान था। तो राइट आंसर क्या हुआ, नहपान। गाथा सप्तशती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक कौन शासक था? यह भी सातवाहन शासक, सातवाहन वंश का 17वां शासक था। ठीक है, सातवाहन वंश का 17वां शासक था और उसका नाम था हाल। क्या नाम था? हाल। ये कवि भी था, मतलब ये कलम से और तलवार दोनों से क्या था, ये महत्वपूर्ण था, बहुत प्रभावशाली था। तो 17वां शासक था हाल, और इसी ने एक पुस्तक लिखी है गाथा सप्तशती। ठीक भैया, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, सी। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य मिलता है। भागवत धर्म ध्यान रखिएगा, भागवत धर्म मतलब वैष्णव धर्म को जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो कृष्ण के द्वारा संपादित किया गया धर्म था जिसे भागवत धर्म कहा जाता है। तो भागवत धर्म, ठीक है, ठीक भाई, ऐप पर गए थे क्लास नहीं, तो अपडेट अभी हो जाएगा, मिल जाएगा आपको, फिर देखेंगे, बता दिए, आप दोबारा चेक करेंगे, मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का विजयनगर स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भितरी स्तंभ लेख और मेहरावली का स्तंभ लेख। ध्यान रखना है, शुंग वंश के 9वें शासक, शुंग वंश के 9वें शासक उसका नाम था भागभद्र। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में तक्षशिला, एक एंटियोकस शासक था, यूनानी शासक था, और उसका एक राजदूत आया था तक्षशिला से। तक्षशिला का राजदूत हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस जो था यह आया था कहां पर, भागभद्र के दरबार में, और इसने, वह यहां पर आने के बाद इतना प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद इसने एक मालवा के पास, वहां बेसनगर नामक का स्थान है, बेसनगर, विदिशा जिसे कहते हैं, विदिशा या बेसनगर में इसने क्या किया, एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, और उसमें अपने को स्वयं को क्या बताया था, भागवत धर्म, भागवत बताया था। तो ये भागवत धर्म को क्या किया था, उस समय स्वीकार कर लिया था, अपना लिया था। तो भागवत धर्म का सबसे प्राचीन जो साक्ष्य मिलता है वो कौन सा मिलता है, वो हेलियोडोरस का विजयनगर। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, ये। आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है, पतंजलि किस शुंग शासक के पुरोहित थे? पतंजलि जो थे किस शुंग शासक के पुरोहित थे? ठीक है, तो अग्निमित्र, वसुमित्र, पुष्यमित्र और वसुमित्र और सुजेष्ट। अभी पीछे हम लोगों ने चर्चा किया था कि इसी पुष्यमित्र शुंग के समकालीन पतंजलि थे, और इन्होंने, ये उनके क्या थे, पुरोहित थे, और उनके अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख भी इन्होंने ही किया था। अश्वमेध यज्ञ इन्होंने ही कराया था। कौन कराया था? पतंजलि ने। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, पतंजलि। ठीक भैया, आज यहीं तक, उसके बाद की क्लास हम लोग कल देखते हैं। ठीक भैया, जी भैया, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ऐप पे आपको बस मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, अपडेट एक बार हो जाएगा, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, क्लासेस पे हैं भैया, अब क्लास उस पर लाइव भी चलती रहती है ऐप पे। ठीक।